हेलो फ्रेंड्स, आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें से किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पहला अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेतु सॉल्व कर लिया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा अनुप्रयोग मीटर सेतु। तो डाल लेते हैं दोस्तों हेडिंग मीटर सेतु। दूसरा अनुप्रयोग है ये, तो हेडिंग डाल लेंगे मीटर सेतु। अब देख लेते हैं दोस्तों मीटर सेतु क्या होता है और किस तरीके से ये सॉल्व। तो आइए इसमें थोड़ा पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे मीटर सेतु के द्वारा, मीटर सेतु के द्वारा, मीटर सेतु के द्वारा किसी अज्ञात तार का, किसी अज्ञात तार का, किसी अज्ञात तार का, तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसके प्रयोग में, इसके प्रयोग में, इसके प्रयोग में 1 मीटर लंबा तार, इसके प्रयोग में 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से मीटर सेतु बना होता है, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले मीटर सेतु बनाएंगे। तो मीटर सेतु में इस तरीके की एक सीधी स्केल बनी होती है दोस्तों, इस तरीके की एक सीधी स्केल होती है। उसी के साथ में एक और इस तरीके की रेखा होती है। इसकी आंतरिक, इसकी संरचना देख रहे हैं दोस्तों मीटर सेतु की, किस तरीके से ये बना होता है। यह एक लकड़ी का खोल होता है और इसके साथ में एक 1 मीटर लंबी स्केल लगी होती है, इस तरीके से। स्केल बना लेते हैं दोस्तों इसके साथ में ये। अब यहाँ से इसे बनाएंगे, इसकी संरचना देखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी संरचना बनी होती है मीटर सेतु की। ये एक लकड़ी का खोल होता है और अंदर से यहाँ से चालक तार लगे होते हैं इस तरीके से। ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को ए मान लेते हैं, और ये वाला जो बिंदु है बीच वाला, इसे बी मान लेते हैं, और इस वाले बिंदु को सी मान लेते हैं दोस्तों। ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध लगा होता है वो होता है ज्ञात प्रतिरोध। ये दोस्तों होता है ज्ञात प्रतिरोध, लिख लेते हैं यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध। और सी और बी के बीच में जो लगा होता है वो होता है अज्ञात प्रतिरोध। और इसी अज्ञात प्रतिरोध का हम मान ज्ञात करते हैं कि इस अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का प्रयोग किया जाता है। बी वाला जो सिरा होता है, इस बी वाले सिरे के साथ में गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को जोड़ देते हैं। दोस्तों जॉकी समझते हो आप क्या होती है? जॉकी होती है एक विसर्पी कुंजी, इस तरीके से। अब इसे यहाँ एक बैटरी के द्वारा संयोजित कर देते हैं, जिससे यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक मीटर सेतु का नामांकित चित्र बन जाता है। अब आइए इसे समझ लेते हैं।
अब जैसे ही यहाँ पर बैटरी लगाते हैं दोस्तों, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इस पर मान रख लेते हैं। अब इस पर क्या हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं। अब व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर ये आधारित होता है। तो इसके बीच में देख लेते हैं, इसके बीच में मान लेते हैं R1 जो है वो ज्ञात प्रतिरोध है, और यहाँ पर देख लेते हैं R2 जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है। अब जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है दोस्तों, क्या करते हैं, इस जॉकी के द्वारा सबसे पहले जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, कुंजी ऑन करते हैं, इस जॉकी को इस बिंदु पर लेकर आते हैं, ए बिंदु पर। तो जैसे यहाँ आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में इस तरह का विक्षेप प्रदर्शित होता है, इस तरह का, यानी सबसे उच्चतम धारा का मान यहाँ पर है। उसके बाद में जब इस बिंदु पर लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप इस दिशा में होता है। इसका मतलब जो बीच में कहीं पर संतुलन बिंदु है, फिर इस जॉकी की सहायता से इस जो ये तार दिया गया है, इस तार में ऐसे ऐसे धीरे धीरे टक 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 करके, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में शून्य पर विक्षेप आ जाता है वैसे ही इसे रोक देते हैं। तो मान लेते हैं यह वह पॉइंट है जिस पॉइंट पर शून्य विक्षेप प्रदर्शित हो गया। तो अब देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो L प्राप्त हुई है, इस तरीके से। अब पूरी इसकी लंबाई कितनी थी, 100 मीटर थी, 1 मीटर थी, यानी 100 सेंटीमीटर थी। तो शेष यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना बचा दोस्तों, तो वो बचा 100 माइनस का L। सेंटीमीटर में गणना हो रही है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर लिख लेते हैं 100 माइनस का L, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं R1 बराबर, तो R1 बराबर है दोस्तों ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध, और इस ज्ञात प्रतिरोध को x से लिख लेते हैं। तो आ जाएगा R1 इक्वल टू, R रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर x रखेंगे अज्ञात के लिए, तो R आ जाएगा। उसके बाद में रखेंगे R2 बराबर, R2 बराबर दोस्तों है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, तो अज्ञात प्रतिरोध को x से रखेंगे तो x रख लेंगे। अब उसके बाद में R3 देख लेते हैं, R3 क्या आया है। तो R3 का मान दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहला जो संतुलन बिंदु है वो L प्राप्त हुआ है, तो L सेंटीमीटर। उसके बाद में जो R4 प्राप्त हुआ है वो आया है दोस्तों 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब आइए इसमें नियम लगा देते हैं व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार। तो लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु के नियम से। तो दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु का नियम क्या था, व्हीटस्टोन सेतु का नियम था R1/R2, रख कर देख लेते हैं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। आइए सभी के मान रख लेते हैं। तो R1 का मान दिया गया है दोस्तों, R दिया गया है तो R1 की जगह R रख लेंगे। R2 का मान X दिया गया है तो उसकी जगह X रख लेंगे, इक्वल टू R3 का मान L दिया गया है तो L रख लेंगे, और R4 का मान दिया गया है 100 माइनस L, तो 100 माइनस L रख लेंगे। अब हमें मान निकालना है अज्ञात प्रतिरोध यानी X का मान निकालना है। तो इसका इस साइड गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। तो जब इसका इधर गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा ब्रैकेट में 100 माइनस L और इंटू में R आ जाएगा, इक्वल टू x का गुणा करेंगे तो x इंटू में L आ जाएगा। अब जब x का मान निकालेंगे तो L इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा ब्रैकेट में 100 माइनस L और अपॉन में L और इंटू में R आ जाएगा, और इक्वल टू x के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या आया, फार्मूला दोस्तों आया इसका x इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन में L और इंटू में R। तो इस वाले फार्मूले से दोस्तों किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था मीटर सेतु। मीटर सेतु के नियम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, और इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों विभव मापी। तो लिख लेते हैं विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। अब आइए देख लेते हैं विभव मापी का क्या प्रयोग होता है। तो दोस्तों विभव मापी के द्वारा लिखेंगे, विभव मापी के द्वारा, विभव मापी के द्वारा, विभव मापी के द्वारा किसी अज्ञात सेल का, किसी अज्ञात सेल का
किसी अज्ञात सेल का वैद्युत वाहक बल, किसी अज्ञात सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। यानी दोस्तों इसके द्वारा क्या करते हैं, किसी वैद्युत वाहक बल, किसी अज्ञात वैद्युत वाहक बल का क्या करते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके प्रयोग में 10 मीटर लंबा तार, उसमें दोस्तों कितने मीटर लंबा तार लेते थे, 1 मीटर। इसमें कितने मीटर लंबा तार लेंगे, 10 मीटर। तो लिखेंगे 10 मीटर लंबा तार प्रयोग में लाते हैं। 10 मीटर लंबा तार प्रयोग में लाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका चित्र किस तरीके से बनाएंगे। विभवमापी का चित्र देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां से चित्र बनाना प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे। इस तरीके से ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, ये माइनस पॉइंट हो जाएगा। आगे यहीं पर एक एमीटर लगा देंगे। ये एमीटर का प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। तो इस तरीके से इसे संयोजित कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं ये विभवमापी का। यहाँ पर ये कुंजी लगा देते हैं। अब ये वाला सिरा दोस्तों देख लेते हैं, ये वाला सिरा बी रख लेते हैं और इस वाले सिरे को ए रख लेते हैं। यहाँ पर एक वैद्युत वाहक बल यानी एक बैटरी पहले से लगी है ऑलरेडी। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, 2 बैटरी लगा देते हैं। इस तरीके से इसका प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ये E1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये इसका प्लस सिरा है और ये इसका माइनस सिरा है और ये E2 हो जाएगा। अब दोनों को एक इस तरीके से संयोजित कर देते हैं। अब उसके साथ में एक दूसरा जॉकी जोड़ देते हैं एक तार के माध्यम से। यहाँ पर प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध के साथ में एक गैल्वेनोमीटर सेट कर देते हैं और उस गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी की सहायता से संयोजित कर देते हैं। इस तरीके से ये जॉकी है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं जॉकी। तो इस जॉकी ने यहाँ पर क्या किया, पहले संतुलन बिंदु ज्ञात कर लेता है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वाला जो टर्मिनल है ये 1 टर्मिनल है, ये वाला 2 है और ये वाला जो टर्मिनल है दोस्तों ये तीसरा टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है। अब आइए एक एक करके इनका प्रयोग समझ लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, माना परिपथ में जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं तो इतने परिपथ में धारा बहने लगती है। तो लिखेंगे माना परिपथ में बहने वाली धारा, लिखेंगे माना परिपथ में बहने वाली धारा माना परिपथ में बहने वाली धारा बराबर है I। अब दोस्तों लिख लेते हैं, प्रथम प्रयोग में दोस्तों जब प्रथम प्रयोग करते हैं तो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को इस तरीके से ऐसे जोड़ देते हैं। तो इस वाले टर्मिनल से यानी E1 से धारा बहने लगती है जॉकी में। फिर क्या करते हैं, इस जॉकी को इस तार पर ऐसे ऐसे टिका कर देख लेते हैं कि इसका संतुलन बिंदु कहाँ पर है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ जाता है, हमें संतुलन बिंदु मिल जाता है और पहले संतुलन बिंदु को L1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों, पहले प्रथम प्रयोग में टर्मिनल 1 को
3 के साथ जोड़ते हैं, 3 के साथ जोड़ते हैं, माना एकांक लंबाई पर उत्पन्न प्रतिरोध, माना एकांक लंबाई पर उत्पन्न प्रतिरोध, माना एकांक लंबाई पर उत्पन्न प्रतिरोध x है। तो दोस्तों अब प्रथम संतुलन बिंदु कहाँ पर प्राप्त हुआ है? L1 पर प्राप्त हुआ है। तो लिख लेते हैं E1 बैटरी के द्वारा, E1 बैटरी के द्वारा E1 बैटरी के द्वारा E1 बैटरी के द्वारा प्राप्त संतुलन बिंदु, प्राप्त संतुलन बिंदु, प्राप्त संतुलन बिंदु बराबर है दोस्तों L1। जब प्राप्त संतुलन बिंदु L1 है तो L1 पर कुल उत्पन्न प्रतिरोध, तो लिखेंगे L1 पर उत्पन्न प्रतिरोध, L1 पर उत्पन्न प्रतिरोध, तो दोस्तों हो जाएगा L1 इंटू एक्स। तो अब दोस्तों लिखेंगे बैटरी E1 के द्वारा, तो बैटरी E1 के द्वारा, E1 के द्वारा धारा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? E1 इक्वल टू एक्स L1 इंटू धारा I आ जाएगी, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो लिखेंगे टर्मिनल 2 को, अब देख लेते हैं दोस्तों, सब पहले चित्र में देख लेते हैं। पहले बार में क्या हुआ था, हमने टर्मिनल 1 को 3 के साथ में जोड़ा था। अब इस टर्मिनल 2 को क्या करते हैं, 3 के साथ में ऐसे जोड़ देते हैं। तो अब ये वाला E1 से धारा बंद हो जाएगी, लेकिन E2 से धारा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर टर्मिनल 2 को, टर्मिनल 2 को 3 से जोड़ने पर, 3 से जोड़ने पर संतुलन बिंदु, जोड़ने पर संतुलन बिंदु, तो दोस्तों संतुलन बिंदु प्राप्त होता है L2 पर। तो अब लिखेंगे L2 पर उत्पन्न प्रतिरोध, L2 पर उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न प्रतिरोध, तो दोस्तों प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध था x, तो L2 लंबाई पर, तो L2 इंटू एक्स आ जाएगा। अब बैटरी E2 के द्वारा लिखेंगे बैटरी E2 के द्वारा, बैटरी E2 के द्वारा धारा, तो बैटरी E2 के द्वारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा E2 इक्वल टू एक्स L2 इंटू धारा I, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बन गए दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 में। तो लिख लेते हैं यहाँ से, लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो LHS का LHS में भाग दे देते हैं और RHS का RHS में भाग दे देते हैं। तो देख लेते हैं पहला इक्वेशन क्या बना है दोस्तों, पहला इक्वेशन बना है E1 इक्वल टू एक्स L1 इंटू धारा I, तो अपान में अब दूसरे इक्वेशन का भाग दे देते हैं दोस्तों। तो दूसरा इक्वेशन ये बना है E2 इक्वल टू एक्स L2 इंटू I, तो अब ये वाला मान रख लेते हैं। तो यहाँ E1 के नीचे दोस्तों E2 आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा x L2 इंटू धारा I। अब इसमें कट करेंगे तो दोस्तों x से x कैंसिल हो जाएगा, धारा I से I कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा E1, इसमें बचेगा दोस्तों E2 इक्वल टू, इधर बचेगा L1 और इधर आ जाएगा L2। तो यही इक्वेशन आ जाएगा दोस्तों विभव मापी का। और इस इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी बैटरी का, अज्ञात बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने किसी विभवमापी के द्वारा किसी अज्ञात सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फार्मूला प्राप्त कर लिया है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और विभवमापी अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और आप लोगों का जो अच्छे से परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है वही हमारा कर्तव्य है। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिएगा दोस्तों।